तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम पर। और ये क्लास 9th का जो कि चित्रा प्रकाशन का है, उसका 1.2 अभ्यास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। इसमें सत्य या असत्य कथन बताना है और कारण सहित अपने उत्तर दीजिए, यानी कारण सहित उत्तर बताने हैं कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। प्रश्न नंबर 1 है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, हमें यह बताना है और कारण के साथ अपने उत्तर देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक परिमेय संख्या को निरूपित करता है। अब ये जो बात लिखा है, क्या ये सत्य है कि असत्य है, इस बात को हमें देखना है। इस प्रश्न को समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि संख्या रेखा क्या होता है। तो संख्या रेखा को आप लोग ऐसे समझिए कि देखिए, जिस तरह से शादियों में सबको एक लाइन से बैठाकर खाना खिलाते हैं, जिस तरह से सबको एक लाइन से बैठाते हैं, इसी तरह से दुनिया में जितने प्रकार की संख्याएं हैं, चाहे वो सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, चाहे परिमेय संख्या हो, चाहे अपरिमेय संख्या हो, कोई भी संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो, कोई भी संख्या, जितने प्रकार की संख्याएं होती हैं, सबको गणितज्ञों ने एक लाइन से बैठाया। और इस तरह से लाइन से बैठाने के बाद जो रेखा बना, जो लाइन बना सभी संख्याओं का, उसी को हम लोग संख्या रेखा कहते हैं। यानी संख्या रेखा पर परिमेय संख्या भी है, अपरिमेय संख्या भी है, वास्तविक संख्याएं तो परिमेय अपरिमेय मिलाकर कही ही जाती हैं, वो भी हैं, सम संख्या भी है, विषम संख्या, जितने प्रकार की संख्याएं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जितने प्रकार की संख्याएं आपने नाम सुना है, वो सारी संख्याएं संख्या रेखा पर उपस्थित होती हैं। हाँ, उनका स्थान जब आप संख्या रेखा को पढ़ लेते हैं तो जान जाते हैं कि कौन कहाँ होता है। तो देखिए, संख्या रेखा पर बीचों बीच में 0 होता है, शून्य होता है, और शून्य के दाएं तरफ सारी की सारी धनात्मक संख्याएं होती हैं, यानी 1, 2, 3, 4, इस तरह से अनंत तक, यानी जितने संख्याएं सब हैं इसी में। और दूसरे तरफ यानी बाएं तरफ सारी की सारी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, -1, -2, -3, इस तरह से अनंत तक जाएंगी इधर। तो ये होता है संख्या रेखा। संख्या रेखा मतलब सभी संख्याओं को एक लाइन से बैठा दिया गया है, फिर संख्या रेखा हमें प्राप्त हुआ है। अब आप लोग दो बातें समझिए, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। आप लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे परिमेय संख्या आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर। ये परिमेय संख्या क्या होता है, तो परिमेय संख्या का मतलब जिसको हम p/q के रूप में लिख सकें, यानी जिसको भी हम भिन्न के रूप में लिख सकें, जिसको भी हम बटे के रूप में लिख सकें, उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको हम p/q के रूप में न लिख सकें, वो अपरिमेय संख्या होता है। तो देखिए, मान लीजिए कि यहां पर एक गोला मैंने बनाया, और ये गोला क्या है, ये गोला है परिमेय संख्या का। ये गोला क्या है, ये है परिमेय संख्या का, परिमेय। और एक गोला मैंने और बना दिया, एक गोला मैंने और यहां पर बना दिया, और ये क्या है, ये है अपरिमेय संख्या का, ये है अपरिमेय संख्या का। और दुनिया में जितनी परिमेय संख्याएं हैं और जितनी अपरिमेय संख्याएं हैं, जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो ये जो मिक्सर बनकर तैयार होता है, इसी मिक्सर का नाम है वास्तविक संख्या। यानी इस मिक्सअप का क्या नाम है, वास्तविक संख्या। तो आप सब के सब समझ गए कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, जिसको p/q के रूप में न लिख सकें। परिमेय क्या है, जिसको p/q के रूप में लिख सके। और सारी की सारी दुनिया की परिमेय संख्याएं और जितनी अपरिमेय संख्याएं, सबको जब मिक्स करते हैं तो ये जो मिक्सर बनकर तैयार होता है, इसी को हम लोग वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। अब आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है संख्या रेखा के बारे में, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। अब हम बड़े आसानी से सभी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु, स्थित प्रत्येक बिंदु, जितने बिंदु होते हैं, सब एक अपरिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। सब के सब एक अपरिमेय संख्या होते हैं। तो क्या ये सही है, तो आप सब के सब समझ सकते हैं कि भाई ये असत्य कथन है, क्योंकि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु केवल परिमेय संख्या नहीं होता, अपरिमेय संख्या भी है। यानी संख्या रेखा पर तो मैंने बता दिया ना आपको कि परिमेय संख्याएं भी उपस्थित हैं, अपरिमेय संख्याएं भी उपस्थित हैं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, जितने प्रकार की संख्याएं होती है सब उपस्थित होते हैं। और ये क्या कह रहा है, कह रहा है संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक अपरिमेय, केवल एक परिमेय संख्या होता है, यानी केवल परिमेय संख्याएं संख्या रेखा पर होती हैं। तो क्या ये सही कह रहा है, ये बिल्कुल गलत कह रहा है, ये असत्य कथन है। क्यों, क्योंकि संख्या रेखा पर तो अपरिमेय संख्या भी होती है।
तो यहां पर चाहें तो आप लिख सकते हैं क्योंकि संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या भी होती है, ये कारण हो गया। तो ये मैंने लिख दिया, ये कथन असत्य है। अब हम लोग दूसरा प्रश्न समझते हैं। लिखा है संख्या रेखा पर ऐसी संख्याएं भी होती हैं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा है। अब आप लोग वैसे बताइए कि p बाई क्यू के रूप में किसको हम नहीं लिख सकते? तो p बाई क्यू के रूप में किसको नहीं लिख सकते? अपरिमेय संख्याओं को नहीं लिख सकते। यानी ये किन संख्याओं के बारे में बात कर रहा है? ये सीधा सीधा अपरिमेय संख्या के बारे में बात कर रहा है। और कह क्या रहा है? संख्या रेखा पर ऐसी संख्या भी होती है जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी सीधा सीधा कह रहा है अपरिमेय संख्या भी होती है। तो क्या ये बात सही कह रहा है? आप लोग खुद सोचिए। क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या भी होती है, तो बताइए क्या ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? तो ये बिल्कुल सत्य कह रहा है, क्योंकि सच में संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या भी होती है, परिमेय भी होती है, सम भी होती है, भाज्य अभाज्य जितनी संख्याएं सब होती हैं। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? संख्या रेखा पर ऐसी संख्याएं भी, इसमें भी लगा रखा है, भी मतलब बाकी सब भी हैं और ये भी है। कौन सा? p बाई क्यू के रूप में जिसे नहीं लिखा जा सकता। और p बाई क्यू के रूप में जिसे नहीं लिखा जा सकता, इसका मतलब किसके तरफ इशारा कर रहा है? यानी अपरिमेय संख्याओं के रूप की तरफ कह रहा है। और कह रहा है कि संख्या रेखा पर ऐसी संख्याएं भी होती हैं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो बिल्कुल सही है, संख्या रेखा पर ऐसी संख्याएं भी होती हैं जिन्हें पाई बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी अपरिमेय संख्या भी संख्या रेखा पर होती है। तो ये बिल्कुल सत्य है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा है प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय होती है या अपरिमेय। तो बताइए क्या ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? तो आप लोग सब जानते हैं कि ये बिल्कुल सत्य कह रहा है। कह रहा है प्रत्येक वास्तविक। अब मैंने आप सबको यहां पर समझा रखा है, वास्तविक संख्या क्या है? दुनिया में जितनी परिमेय संख्या है उसको ले लीजिए और जितनी अपरिमेय संख्या है उसको ले लीजिए और उसको मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद जो बनेगा इसी को हम लोग वास्तविक संख्या कहेंगे। अब आपके सामने जितनी वास्तविक संख्या बोरे में भरकर रख दिया जाए और आपको कहा जाए एक इसमें से निकालो, तो एक आपके निकालने पर या तो परिमेय आएगा या तो अपरिमेय आएगा। तो सही बात तो है, प्रत्येक वास्तविक संख्या, जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, अगर उसमें से एक संख्या आप निकालें तो या तो वो परिमेय होता है या अपरिमेय होता है। तो बताइए ये कथन सत्य है या असत्य है? तो बिल्कुल सत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा, क्योंकि सारी की सारी परिमेय और सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं मिलकर ही वास्तविक संख्याओं का निर्माण करती हैं। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। अब इससे आगे हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। तो क्या ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? कह रहा है भाई कि संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याएं नहीं होती। तो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? तो ये बिल्कुल गलत कह रहा है, क्योंकि मैंने बता दिया है कि संख्या रेखा पर तो सारी संख्याएं होती हैं। और ये क्या कह रहा है? कह रहा है अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, यानी अपरिमेय संख्याएं संख्या रेखा पर नहीं होती हैं, ऐसा कह रहा है ये। तो क्या ये सही कह रहा है? तो ये बिल्कुल गलत कह रहा है, यानी कि ये कथन असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर तो लगभग सारी संख्याएं होती हैं, लगभग क्या सारी की सारी संख्याएं होती हैं। तो ये हो गया। अब इससे आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, दुनिया में जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं, एक वास्तविक संख्या होती हैं। क्या ये सही कह रहा है? तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। दुनिया में जितनी अपरिमेय संख्या है वो सब के सब वास्तविक होती हैं। मैंने आप सबको अभी समझाया था थोड़ी देर पहले। ये समझ लीजिए ऐसे है, एक गोला है, इस गोले में यहां से ऐसे काट दीजिए, इधर मान लीजिए परिमेय संख्या है, इधर मान लीजिए परिमेय संख्या है, परिमेय, और इधर क्या है? अपरिमेय है, ऐसे मान लीजिए अपरिमेय। और ये परिमेय अपरिमेय मिलकर ये जो पूरा बॉल बनकर तैयार हुआ, ये हमारा वास्तविक संख्या है। अब क्वेश्चन को आप पढ़िए। लिखा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या, जितनी भी अपरिमेय संख्या है, एक वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो सही बात तो है, वास्तविक संख्या के अंडर में परिमेय भी सबके सब आ गए और अपरिमेय भी सबके सब आ गए। तो प्रत्येक अपरिमेय भी वास्तविक होता है और प्रत्येक परिमेय भी वास्तविक होता है। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। तो ये भाई सत्य है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ, अगर उल्टा कहता कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती तो ये गलत हो जाता। क्यों? असत्य हो जाता। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती,
प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय भी हो सकती है, परिमेय भी हो सकती है, तो ये असत्य हो जाता है। लेकिन ये कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, इसलिए ये सत्य है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है। यानी कि जिसे देखिए आपके सामने एक संख्या रेखा में बना दूं इस तरह से। अब इस पर कौन कौन से संख्याएं हैं, बीचों बीच में तो शून्य है, फिर इधर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब बताइए कि क्या संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है। तो आप लोग बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि इसका आंसर असत्य होगा। असत्य, ऐसा नहीं होता। संख्या रेखा पर जितनी संख्याएं, सभी संख्याएं अंडर रूट यम के रूप का नहीं होती। क्यों? जिसे आप लोगों का कहा जाए कि एक बताइए, एक, तो एक को आप क्या लिख सकते हैं, एक को अंडर रूट एक लिख सकते हैं, यानी अंडर रूट एक का मान एक हो जाएगा। जिसे दो आपसे पूछा जाए, दो आपसे पूछा जाए तो दो आपसे पूछा जाए तो आप दो को भी बता सकते हैं, अंडर रूट 4 का मान 2 हो सकता है, यानी दो को हम अंडर रूट 4 के रूप में लिख सकते हैं। 3 को पूछा जाए तो 3 को भी आप बता देंगे कि अंडर रूट 9 को हम 3 कह सकते हैं। 4 को भी आप बता सकते हैं, अंडर रूट 16 को हम 4 कहते हैं। 5 को भी आप बता सकते हैं, अंडर रूट 25 को 5 कहते हैं। लेकिन आप ऋणात्मक संख्याओं को कैसे बताएंगे? जैसे मान लीजिए यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है। बताइए किस चीज को हम अंडर रूट में डालें कि -1 उसका मान आ जाए, किस चीज को अंडर रूट में डालें कि उसका मान -2 आ जाए। जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उसको हम अंडर रूट यम के रूप में नहीं लिख सकते। देखिए 0 के इधर वालों को तो हम अंडर रूट यम के रूप में लिख सकते हैं, किसी भी संख्या हो। जैसे 1 को देखिए मैंने अंडर रूट 1 दिया, 2 को मैंने अंडर रूट 4 लिख दिया, 3 को अंडर रूट 9 लिख दिया, 4 को अंडर रूट 16 लिख दिया, 25 को अंडर रूट 5 लिख दिया। लेकिन ऋणात्मक संख्याओं को नहीं लिख सकते। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, यानी इधर वाला भी इधर वाला भी, सब को हम अंडर रूट यम के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल असत्य है। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं को हम अंडर रूट यम के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि ऋणात्मक संख्या को अंडर रूट यम के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो क्या ये सही कह रहा है? अभी मैंने ऊपर यहां पर समझा रहा था और वही क्वेश्चन यहां पर रिपीट हो गया। देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या, जितनी वास्तविक संख्याएं हैं एक अपरिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो बच्चा जितनी वास्तविक संख्याएं वो अपरिमेय भी हो सकती हैं, परिमेय भी हो सकती हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, जितनी भी वास्तविक संख्याएं केवल अपरिमेय ही होती हैं, केवल अपरिमेय ही होती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, वास्तविक संख्याएं अपरिमेय भी होती हैं, परिमेय भी होती हैं। तो ये हो गया हमारा असत्य। चलिए अगला देखिए। अगला है कि पाई एक अपरिमेय संख्या। आप लोग जानते हैं पाई क्या होता है। पाई बराबर होता है, कोई भी दुनिया का वृत्त बनाइए, इसका परिधि नापकर ऊपर लिखिए और व्यास नापकर नीचे लिखिए, फिर जो मान आएगा वो पाई होगा। और पाई का जो मान होता है वो 3.1415926 इस तरह से बहुत ज्यादा होता है। और ये अनंत तक जा रहा है और हर बार नया नया संख्या आ रहा है, यानी अशांत अनावर्ती दशमलव है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लिख दीजिए कि ये कथन बिल्कुल सत्य है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये सत्य है, कथन क्या है? सत्य है, सत्य है। अब क्यों सत्य है? क्यों अगर कोई पूछे तो कह दीजिए क्योंकि पाई का मान अशांत अनावर्ती दशमलव है, और जिसका भी मान अशांत अनावर्ती दशमलव आ जाए वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या ही होता है। और अशांत अनावर्ती आप लोग जानते हैं, अशांत मतलब होता है अनंत तक जाने वाला, और अनावर्ती माने हर बार नई संख्याएं रिपीट ना करे, जिसे 3.444444 इस तरह से आए तो उसे कहते हैं अशांत आवर्ती। और अशांत आवर्ती जो होगा वो परिमेय रहेगा। और ये क्या है? अशांत अनावर्ती। अशांत मतलब अनंत तक जाने वाला हो, और अनावर्ती का मतलब होता है हर बार नए प्रकार की संख्याएं आए, यानी रिपीट ना करे संख्या। और देखिए इसमें क्या हो रहा है, हर बार नए नए प्रकार से संख्याएं रिपीट नहीं कर रही हैं और जा रही हैं। तो ये क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत अनावर्ती है। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, जितने भी धनात्मक, अब धनात्मक पूर्णांक कौन से? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे बहुत सारे धनात्मक पूर्णांक है, 6 है,
7 है, 8 है, 9 है, इस तरह से बहुत सारे धनात्मक पूर्णांक हैं। आप लोग जानते हैं धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? संख्या रेखा पर जीरो के इधर जितने भी संख्याएं हैं सब के सब धनात्मक पूर्णांक हैं। अब इन धनात्मक पूर्णांकों को देखिए, कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, वर्गमूल मतलब क्या होता है? इन सबको अंडर रूट में भेजिए। तो इसको अंडर रूट में भेजेंगे तो क्या ये अपरिमेय संख्या होगा? तो देखिए अंडर रूट 1 का मान क्या अपरिमेय होता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसका मान परिमेय होता है, यानी कि 1 है। जो अंडर रूट से बाहर निकल जाए वो हो गया परिमेय। देखिए अंडर रूट में जो फंस जाए, अंडर रूट में फंस जाए, अंडर रूट में फंस जाए, ये क्या हो जाता है? अपरिमेय हो जाता है। और कोई चीज अंडर रूट से बाहर निकल गया, जैसे अंडर रूट x का मान निकला और y निकल गया, यानी अंडर रूट से कोई चीज बाहर निकल गया, तो इसको हम लोग परिमेय के नाम से जानते हैं। यानी कोई चीज अंडर रूट से बाहर निकल जाए, जैसे अंडर रूट में था उसका कुछ मान निकल गया बाहर, यानी उसके इक्वल टू कुछ निकल गया बाहर, तो ये परिमेय होता है। और कोई चीज अंडर रूट के अंदर फंस गया तो वो अपरिमेय होता है। तो इतना समझने के बाद अब हम लोग समझते हैं। देखिए कह रहे हैं क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, यानी जितने भी धनात्मक पूर्णांक, आप धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 कोई भी ले लीजिए आप। तो देखिए पहला धनात्मक पूर्णांक ही हमारा क्या है? वर्गमूल इसका हमारा अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। 2 का वर्गमूल देखिए, 2 का वर्गमूल हमारा क्या होगा? देखिए 2 अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगा, और निकलेगा भी तो 1.414 इस तरह से अशांत अनावर्ती निकलेगा। और इस वजह से जो हमारा अंडर रूट 2 है ये हमारा अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 अपरिमेय है, अंडर रूट 4 निकल जाएगा बड़े आराम से, और ये क्या हो गया? परिमेय हो गया, क्योंकि अंडर रूट 4 का मान 2 होता है और 2 एक परिमेय संख्या है। देखिए 5 नहीं निकलेगा, 5 नहीं निकलेगा, और ये क्या है? अपरिमेय है। ये देखिए नहीं निकलेगा, ठीक से पूरा का पूरा नहीं निकलेगा, और ये क्या है? अपरिमेय है। ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, लेकिन ये क्या है? परिमेय है। तो इस तरह से जैसे 1 हो गया, ये अंडर रूट में जाने के बाद बाहर निकल जाएगा। अंडर रूट 4 हो गया, ये भी अंडर रूट में जाने के बाद बाहर निकल जाएगा। अंडर रूट 9 हो गया, ये भी अंडर रूट में जाने के बाद बाहर निकल जाएगा। अंडर रूट 16 हो गया, ये भी अंडर रूट में जाने के बाद निकल जाएगा। अंडर रूट 25 हो गया, ये भी अंडर रूट में जाने के बाद बाहर निकल जाएगा। इस तरह से जितनी संख्याएं हैं, ये बहुत सारी ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट में जाने के बाद बाहर निकल जाती हैं और परिमेय संख्या बनाती हैं। और क्वेश्चन कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, जितने भी धनात्मक पूर्णांक है, सबका वर्गमूल अपरिमेय होता है? तो इसका आंसर क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा आगे खुद कह भी रहा है, कह रहा है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्या मैंने 4-5 बता दी, जैसे 1 है, 9 है, 4 है, 16 है, 25 है, ये सब के सब ऐसी संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या है। तो मैंने क्या लिख दिया? नहीं। और उदाहरण ये पूछ रहा है कि ऐसी संख्या बताओ, तो आप 4 लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए, 16 लिख दीजिए, 25 लीजिए, जो मन करे वो लिख दीजिए। एक उदाहरण पूछ रहा है, मैंने 5-5 बता दिए। अगला प्रश्न है कि अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, यानी संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 कहाँ है? मैंने आपको अभी बताया था कि संख्या रेखा पर सारी संख्याएं होती हैं, चाहे अंडर रूट वाली हो, जितनी संख्या होती है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जितनी संख्या है सब संख्या रेखा पर होती है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अगर तुम जान गए हो कि दुनिया की सारी संख्याएं संख्या रेखा पर होती हैं, तो थोड़ा सा अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करके दिखाओ। तो चलो हम लोग देखते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग संख्या रेखा खींचते हैं एक अच्छा सा। तो ये देखिए मैंने संख्या रेखा खींच लिया। संख्या रेखा खींचने के बाद इसके मध्य में, एकदम बीचों बीच में, इसके बीचों बीच में हम लोग शून्य को दर्शा लेते हैं। देखिए यहां पर शून्य हो गया, यहां पर क्या हो गया? 1, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं 2, यहां पर लिख लेते हैं 3, और इस तरफ लिख लेते हैं यहां पर 4। तो इस तरह से हो गया। इधर इसी तरह से -1 होगा, इधर क्या होगा? -2, इस यहाँ पर क्या होगा? -3। देखिए यहाँ से यहाँ के बीच में जितना गैप है उतना ही गैप यहाँ से यहाँ के बीच में भी होना चाहिए, यहाँ से यहाँ के बीच में भी उतना ही गैप होना चाहिए। मैं जल्दबाजी में थोड़ा सा उस चक्कर में थोड़ा सा कर नहीं पा रहा हूँ, और आप लोग पटरी से नाप कर ऐसा कर लीजिएगा कि इन सब के बीच का गैप बराबर हो। जैसे जितना गैप इन दोनों के बीच में है इतना ही गैप इन दोनों के बीच का भी हो, उतना ही गैप इन दोनों के बीच का भी हो। तो इस तरह से होना चाहिए। अब ऐसा करने के बाद फिर आपको क्या करना है? सोचिए 5, ये अंडर रूट में क्या है? 5 है। अब अंडर रूट में 5 का आप ये सोचिए कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिसका स्क्वायर करके अगर जोड़ देंगे तो 5 आएगा, ये सोचिए। तो आप बहुत अच्छे से सोच सकते हैं कि अगर मैं 2 का स्क्वायर करके और 1 का स्क्वायर करके अगर जोड़ दूं तो 5 आ जाएगा।
ऐसे आपको कुछ भी 5 की जगह पर कुछ भी दिया हो सकता है, और जो भी दिया रहेगा सबसे पहला काम करना है, आपको सोचना है कि ऐसी कौन सी दो संख्या है जिसका स्क्वायर करके अगर हम जोड़ेंगे तो ये संख्या मिल जाएगा। तो देखिए अंडर रूट के अंदर 5 दिया है, तो हम सोचेंगे कि ऐसी कौन सी दो संख्या है जिसका स्क्वायर करके अगर हम जोड़ें तो अंडर रूट मतलब 5 आ जाएगा। तो देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो 4 1 कितना हो जाएगा 5, यानी कि 2 और 1 यही हमें मिला, यानी 2 और 1। अब 2 और 1 मिल गया, इसको करना क्या है, तो आपको क्या करना है, यहां पर संख्या रेखा पर 0 से दाहिने तरफ 2 लेना है, क्योंकि हमारा 5 क्या मिला, 5 को हमने तोड़ा तो क्या मिला 2 और 1, यानी 2 और 1 वह संख्या है जिसका स्क्वायर करके जोड़ने पर हमें 5 मिलेगा। तो क्या करना है, हमें सबसे पहले 2 लेना है, और 2 किधर लेना है इधर, तो इस साइड में हमें 2 नंबर तक ऐसे मोटा कर लेना है, इसको खूब मोटा कर लो इस तरह से। देखिए मैंने मोटा कर लिया इसको। फिर क्या है, अगला क्या है 1 है, अगला नंबर क्या है 1। तो जितना ये एक खंड है, इस एक खंड के बराबर यहां पर हमें ऐसे रेखा खींचना है। अब आप पटरी से नाप कर कीजिएगा, देखिए मैं अंदाजे से कर लिया हूं। देखिए जितना बड़ा यहां पर है उतना ही बड़ा ये है, उतना ही सेम टू सेम है। तो मैंने क्या किया, क्या करना है आपको, जितना भी अंडर रूट के अंदर दिया रहे, जिसे अंडर रूट के अंदर 5 दिया है, तो मैं सोचूंगा कि ऐसी कौन सी दो संख्या है जिसका स्क्वायर करके जोड़ने पर 5 आएगा। तो मैंने दिमाग लगाया, फिर दिमाग लगाकर हमें पता चला कि भाई 2 और 1 ये दोनों ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 1 5 हो जाएगा। तो 2 और 1 यही मिला ना, तो 2 के बराबर हमें इस रेखा पर यहां तक 2 नंबर तक जाना है, और पीछे क्या अंक है 1 है, तो 1 ऊपर जाना है, यानी ये 2 इकाई है और ये 1 इकाई है, यानी ये कितना है, यहां से यहां तक का कितना है 2 इकाई। अब इकाई में कुछ भी लिख लीजिए, तो 2 इकाई है, 2 यूनिट है, और यहां से यहां तक क्या है 1 यूनिट है, 1 यूनिट है। तो आप खुद बताइए ये कितना यूनिट होगा, ये कितना यूनिट होगा, ये कितना यूनिट होगा, इसको सोचिए कितना यूनिट होगा। तो मैं ABC मान लेता हूं इसको। देखिए इस कोर को A मान लिया, इसको B मान लिया, और इसको मान लिया C। अब देखिए आप इसकी यहां से यहां तक की 2 इकाई है, यहां से यहां तक की 1 इकाई है, तो सोचिए यहां से यहां तक की ये कितनी है। तो आप सब जानते हैं ये समकोण त्रिभुज बन गया, और इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, पाइथागोरस आप लोग जानते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय से इसको लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से और पाइथागोरस प्रमेय से देखिए AC का अगर हम स्क्वायर करेंगे, अगर हम AC का स्क्वायर करेंगे तो ये बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए AB का मान क्या है, AB का मान क्या है, AB का मान 1 यूनिट है, तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस BC का मान क्या है, BC का मान क्या है, तो BC का मान 2 यूनिट है, तो 2 का स्क्वायर हो गया, और इधर AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर रहने दीजिए, तो AC स्क्वायर बराबर आ गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो AC का स्क्वायर बराबर आ गया 4 और 1 5। अब इधर से अगर बीच में बराबर का चिन्ह लगा हो तो बराबर के एक तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के दूसरे तरफ वाला अंडर रूट में चला जाएगा, तो AC का मान आ गया अंडर रूट 5, यानी AC का मान क्या आ गया अंडर रूट 5, यानी AC की लंबाई अंडर रूट 5 यूनिट है। और जब AC की लंबाई अंडर रूट 5 यूनिट है तो इसके बाद हमें निकालना है अपना ये इंस्ट्रूमेंट लेना है, और इसको हमें फैलाना है कितना, तो इसको इतना फैलाना है। देखिए कितना फैला, यानी इस AC के बराबर फैलाना है, यानी अंडर रूट 5 इकाई के बराबर फैलाना है। और अंडर रूट 5 इकाई के बराबर फैलाने के बाद जब ये इतना फैल जाए तो इस तरह से नाप लीजिए, और फिर इसको शून्य पर रखना है सुई की नोक को, और फिर इसको यहाँ पर रखकर देखिए मैंने ये पर रखकर, और फिर इसको घुमा देना है, और घुमाएंगे जहाँ भी जाकर ये टकराएगा वही समझ लीजिए हमारा अंडर रूट 5 है, यानी कि यहाँ पर हमें अंडर रूट 5 मिल गया, यानी कि यहाँ पर हमें अंडर रूट 5 मिल गया, यानी यही वो पॉइंट है जो अंडर रूट 5 है, यही अंडर रूट 5 है। यानी कि ये संख्या रेखा पर ये कौन सा नंबर है 0 है, ये क्या है -1 है, ये क्या है 0 है, ये क्या है 1 है, ये क्या है 2 है, ये क्या है 3 है। ऐसे ही यहाँ पर हमारा अंडर रूट 5 है, इस पॉइंट पर अंडर रूट 5 है, तो अंडर रूट 5 को मैंने संख्या रेखा पर दर्शा दिया जो कि यहाँ पर है।
तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब इसकी रचना लिखनी है, तो रचना आप लोग लिख सकते हैं कि स्टेप 1 में क्या करेंगे। स्टेप 1 में हम लोग 0 से मतलब 0 से 2 इकाई लंबाई लेंगे और 1 इकाई ऊंचाई लेंगे और फिर समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे, जिसका कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग √5 ज्ञात कर लेंगे। फिर हम ओसी लंबाई लेकर एक चाप खींचेंगे जो संख्या रेखा पर काटेगा, जिस बिंदु पर मान लेते हैं इस बिंदु का नाम है डी बिंदु पर काटा, और यही डी बिंदु हमारा अभीष्ट बिंदु है जो √5 को निर्देशित करता है। तो इस तरह से लिख देंगे, आप लोग किसी भी तरह से लिख सकते हैं। और दूसरी चीज, इसको लिखना जरूरी भी नहीं है, और आप केवल चित्र बना देंगे तब भी एग्जामिनर समझ जाएंगे, आपको पूर्ण नंबर मिलेंगे। तो चलिए इससे आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देते हैं। प्रश्न संख्या 4 लिखा है, संख्या रेखा पर √13 का स्थान निर्धारित कीजिए। अब इसका स्थान कैसे निर्धारित करेंगे, फिर से वही प्रोसेस हमें अपनाना है। सबसे पहला काम करना है, हमें एक खूबसूरत सा लाइन खींच लेना है। देखिए मैंने लाइन खींच लिया। लाइन खींचने के बाद आपको इस पर 0 से लेकर सब दर्शा देना है। तो मान लीजिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, इस तरह से अनंत तक जाएंगे। इधर क्या होगा, इधर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3। संख्या रेखा बनाते समय एक बात ध्यान में रखना कि 0 से 1 के बीच में जितना गैप है उतना ही 1 से 2 के बीच में गैप होना चाहिए। चलिए ये हो गया। अब हमें अंडर में 13 दिया गया है। क्या दिया है, अंडर में 13 दिया है। अब सोचिए ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर करके अगर हम जोड़ देंगे तो 13 आएगा। तो हम बहुत आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं कि अगर 3 और 2 का स्क्वायर करके हम जोड़ दें तो 13 आ जाएगा। देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप सब जानते हैं 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और अगर जोड़ देंगे तो 13 आ जाएगा। तो हमें संख्या मिली, जो हमारी अभीष्ट संख्या है वो 3 और 2 है। यानी सबसे जिसको भी संख्या रेखा पर दर्शाना है उसको आप सोचिए कि कौन से दो नंबर हैं जिसका स्क्वायर करके जोड़ने पर ये वाली संख्या मिल जाएगी। तो 13 पूछा तो मैंने सोचा कि यार किस किस का स्क्वायर करके जोड़ने पर 13 आएगा। तो 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करके जोड़ने पर हमें 13 मिल जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो 9 4 13 हो जाएगा। तो हमें 3 और 2 मिल गया। अब हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम करना है। क्या करना है, हमें 0 से लेकर 3 तक का इधर लेना है। 0 से लेकर 3 तक का, ये जो पहला नंबर है इसी के बराबर। तो 0 से लेकर 3 तक का मैंने ऐसे डार्क कर लिया। इसको डार्क करने के बाद फिर कितना नंबर लेना है, 2 नंबर, यानी 2 नंबर की लंबाई के बराबर यहां से हमें ऊंचाई लेनी है। तो कैसे लेंगे, देखिए 2 नंबर नाप लेते हैं। तो 2 नंबर कितना सेंटीमीटर का है, तो 2 नंबर हमारा हो गया लगभग 3 सेंटीमीटर के आसपास का है। तो हमें इतना ही लंबा ले लेते हैं, इतना ही लंबा ले लेते हैं ऊपर ऊंचाई। देखिए इस तरह से हो गया। तो 2 नंबर के बराबर ऊंचाई हो गया हमारा, और 3 नंबर के बराबर ये आधार हो गया। अब इसको हम लोग त्रिभुज में कन्वर्ट कर लेते हैं। त्रिभुज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहां से इसको ऐसे ड्रा कर दीजिए, ये बन गया त्रिभुज। क्या करना है, जो पहला नंबर है 3, 0 से लेकर वहां तक पहुंचना है। फिर दूसरा नंबर देखिए 2, उतना ऊंचाई चलना है यहां से। इसको चलने के बाद फिर इसको हम त्रिभुज में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, इसको यहाँ पर 0 पर लाकर मिला दीजिए, हो गया त्रिभुज में कन्वर्ट। अब हमें ये बी सी मान लेना है, ये बी सी मान लीजिए। तो देखिए इसको ये मान लेते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको सी मानते हैं। तो ये बी सी हमने मान लिया। अब हमें क्या करना है, इसके बाद में अब हमें जानते हैं कि ये कितना यूनिट है, तो ये हमारा यानी बी सी कितना है, तो बी सी हमारा 3 यूनिट है। ये ए बी कितना यूनिट है, तो 2 यूनिट है, क्योंकि 2 ऊंचाई तक गए हैं। अब सोचिए ये कितना रहेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखिए ए बी का स्क्वायर कितना है, ए बी का मान क्या है, ए बी का मान है 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 9 और 9 4 कितना हो गया 13। ये ए सी स्क्वायर का मान आ गया, स्क्वायर हटेगा तो ए सी का मान आ जाएगा √13, यानी इसका मान क्या हो गया √13। अब हमें क्या करना है, इसको हमें इसके बराबर फैलाना है। यहाँ पर देखिए इसके बराबर फैल गया। अब फिर उसी को लेकर हमें 0 पर रखना है, और 0 पर रखकर
फिर इसे घुमाना है यहाँ से, और घुमाएंगे और जहाँ पर जाकर ये गिरेगा बस वही हमारा अभीष्ट बिंदु है। तो देखिए मैंने घुमा दिया और घुमाने पर हमें जहाँ मिल गया यही हमारा अभीष्ट बिंदु है। इसी को हम ABCD मान लेंगे, डी बिंदु मानेंगे, और यही डी बिंदु हमारा क्या है, अंडर रूट में 13 है। यही डी बिंदु हमारा क्या है, अंडर रूट में 13 है, यानी यहाँ पर अंडर रूट 13 हमारा उपस्थित है। तो ये हो गया पूरा का पूरा। अब इससे आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, संख्या रेखा पर अंडर रूट 17 का स्थान निर्धारित कीजिए। तो चलिए हम लोग अंडर रूट 17 का स्थान निर्धारित करते हैं, और इसके लिए भी वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस करेंगे। और फिर से एक बार, इस बार आपको एकदम कंफर्म तैयार हो जाएगा कि किस तरह से हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो देखिए सबसे पहला काम वही करेंगे, हम लोग एक संख्या रेखा बनाएंगे। इस पर बीचों बीच में शून्य होगा, बीचों बीच में शून्य रहता है हमेशा। यहाँ पर क्या हो गया 1, यहाँ पर क्या हो गया 2, यहाँ पर क्या हो गया 3, यहाँ पर क्या हो गया 4, यहाँ पर क्या हो गया 5। इन दोनों के सबके बीच का गैप समान होना चाहिए बस। और इधर माइनस में होगा, -1, -2, -3, इस तरह से -4। आप जितना मन करे उतना लिख लीजिए, अनंत तक जाएंगे वो। अब क्या करना है, सबसे पहला काम करना है, हमें 17 को लिखना है। अंडर रूट में 17 हमें चाहिए ना। सबसे पहले क्या सोचना पड़ता है, सबसे पहले ये सोचिए कि ऐसी कौन सी दो संख्या है जिसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 17 आएगा। तो आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने पर मिल जाएगा, 4 और 1। अगर 4 का और 1 का स्क्वायर करके जोड़ दें तो 17 आ जाएगा। कैसे, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 16 1 कितना हो गया 17, आगे कि नहीं आ गया। तो क्या करना है हमें, जो भी अंडर रूट में दिया रहे, हमें क्या करना है, सोचना है कि ऐसी कौन सी दो संख्या है जिसका स्क्वायर करके जोड़ने पर ये हमें मिल जाएगा। तो 4 और 1 मिल गया हमें। अब क्या करना है, सबसे पहली संख्या क्या मिली हमें 4, सबसे पहली संख्या क्या मिली है 4। तो 4 के बराबर हम क्या कर लें, इसको डार्क कर लें, पहला काम करें इस तरह से। इस तरह से होने के बाद अब दूसरी संख्या क्या है 1 है। अब 1 के बराबर इसको थोड़ा सा उठा दीजिए, 1 के बराबर लीजिए, 1 के बराबर मैंने इसको उठा दिया। अब हमें इसको त्रिभुज में कन्वर्ट कर देना है। त्रिभुज में कन्वर्ट करने के लिए इन दोनों को मिला दीजिए, इन दोनों बिंदुओं को इस तरह से, इस तरह से मिला दीजिए, इस तरह से मिला दीजिए। अब ये त्रिभुज में कन्वर्ट हो चुका है। ABC मानते हैं हम लोग, तो इसको ये मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, और इस पॉइंट को C मान लेते हैं। तो ये BC हमने मान लिया। अब आप लोग जानते हैं कि ये कितना यूनिट है, जो 0 से, यानी BC की लंबाई कितना यूनिट है, तो 4 यूनिट है। AB की लंबाई कितना है, तो 1 यूनिट है। और हमें AC की लंबाई निकालनी है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम लोग। तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय आप सबके सब जानते हैं, AC का स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए AC का मान आप लोग देख सकते हैं, AC का मान हमें नहीं पता है, तो AC की जगह पर AC ही रहने दीजिए। AB का मान बताइए, तो AB का मान क्या है 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर प्लस BC का मान बताइए, BC का मान क्या है 4 यूनिट, तो 4 का स्क्वायर हो गया। अब AC का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16, और AC स्क्वायर का मान आ गया 16 और 1 17। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर वाला क्या होगा, अंडर रूट में चला जाएगा, यानी इसका मान AC का मान आ गया अंडर रूट में 17। अब अंडर रूट में 17 आ गया। अब आपको बहुत सिंपल सा एक काम करना है, आपको इसके बराबर नाप लेना है, इस तरह से, इस तरह से नाप लेना है। और इसको नापने के बाद फिर हमें शून्य पर इसको रखना है, और शून्य पर रखने के बाद फिर इसको हमें घुमाना है। और किस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से। और इस तरह से घुमाने के बाद जो हमें यहाँ पर पॉइंट मिला, देखिए यहाँ पर जो पॉइंट मिला, यही हमारा अभीष्ट बिंदु है। इसको आप कुछ भी मान लीजिए, इसको मैं D मान लेता हूँ, और यही हमारा अंडर रूट में 17 है। यानी इसी पॉइंट को हम ढूंढ रहे थे, यही हमारा अंडर रूट 17 है। संख्या रेखा पर दुनिया के सभी बिंदु होते हैं ना, तो अंडर रूट 17 भी कहीं ना कहीं होगा। तो कहाँ है, तो यहाँ पर है। तो ये हमें अंडर रूट 17 मिल गया। अच्छा, संख्या रेखा पर तो इस तरह से आपका अभ्यास 1.2 कंप्लीट हो गया। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और सपोर्ट कीजिए।
धन्यवाद।